नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कारो 2020। इसका रिवीजन सर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में फिक्स इससे क्वेश्चन आ ही रहा है हर टाइम में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है ना। तो ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि कारो है क्या सर। तो देखिए, कारो एक ऑर्डर है। कारो क्या है? एक ऑर्डर है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। तो सर एक सेक्शन है कंपनी एक्ट में 143 सबसेक्शन 11, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक ऑर्डर दे सकती है किसी कुछ स्पेसिफिक कंपनी के ऑडिटर को। क्या ऑर्डर दे सकती है कि ऑडिटर साहब, आपको जो भी ऑडिट रिपोर्ट में आप लिखते हो वो तो आपको लिखना ही है, कुछ एडिशनल मैटर भी आपको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करने हैं। तो अब कंपनी का ऑडिटर पूछेगा कि कौन से एडिशनल मैटर, कहाँ है वो एडिशनल मैटर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सर वो ऑर्डर्स में ही मैंने लिखकर भेज दिए हैं कि ये आपको एडिशनल मैटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करने हैं। तो बताओ सर, कारो क्या है सर? एक ऑर्डर है। किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। किसको दिया है? कुछ कंपनीज के ऑडिटर के लिए, कि उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो लिखते हैं वो तो लिखना ही, कुछ एडिशनल भी शामिल करना है। बहुत अच्छा सर। किस सेक्शन की वजह से पावर मिली? 143 सबसेक्शन 11। राइट सर। अब शुरू करते हैं सर। तो जो कारो है उसको 4 पैराग्राफ में बांटा गया है। 4 पैराग्राफ में बांटा गया है। पहले पैरा में बताया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, कौन कौन सी कंपनीज के ऑडिट के केस में कारो अप्लाई होगा और कौन से केस में नहीं होगा, तो एप्लीकेबिलिटी। सेकंड पैरा में बताया है कारो शैल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कारो कुछ अलग से नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है। पैरा 3 क्या है सर? मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन कारो, मतलब कारो के अंदर कौन कौन से मैटर्स लिखे हुए हैं। तो वो टोटल 21 क्लॉज हैं जो कारो के अंदर लिखे हुए हैं, जो उस ऑर्डर में आए हुए हैं। पैरा 4 में बताया है कि अगर इन 21 क्लॉज में कुछ नेगेटिव आपको मिलता है तो आपको रीजंस भी बताने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको कुछ एडवर्स मिलता है, कुछ नेगेटिव मिलता है, तो उसके रीजंस भी आपको बताने पड़ेंगे। राइट। क्या ये क्लियर है? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज पैरा कौन सा कहलाया? पैरा नंबर 3, क्योंकि इसी के अंदर वो 21 क्लॉजेस लिखे हुए हैं। उसके अलावा बात हो सकती है एप्लीकेबिलिटी पर, तो इन्हीं दोनों पर ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं सर एप्लीकेबिलिटी से, मतलब पैरा नंबर 1 से। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, तो आप आंसर कैसे लिखना स्टार्ट कर सकते हो? एज पर पैरा 1 ऑफ कारो 2020। और अगर क्लॉजेस में से क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे एज पर पैरा 3 ऑफ कारो 2020। क्लॉज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एज पर पैरा 3 ऑफ कारो 2020, ऐसे भी हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबिलिटी से। इन्होंने बोला है कि कारो सेल अप्लाई टू एवरी या ऑल कंपनीज, हर कंपनी पर कारो अप्लाई होगा इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। तो प्राइमा फेसी क्या बोला है इन्होंने कि कारो सेल अप्लाई टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सब पर कारो लगना, एक्सेप्ट कुछ कंपनीज को छोड़ दिया गया। राइट। तो उसका शॉर्टकट मैंने लिखा है 8 SBI PO। मेरे डिस्ट्रिक्ट से इस बार 8 लोगों का SBI PO में सिलेक्शन हुआ, ऐसे मैंने इसको ध्यान रखा है। वैसे अदरवाइज भी याद रह जाता, आसान है ये बहुत, है ना। 8 से क्या हो जाएगा? सेक्शन 8 कंपनीज एग्जम्प्ट है। S से क्या हो जाएगा? स्मॉल कंपनीज। B से क्या हो जाएगा? बैंकिंग कंपनीज। I से क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनीज। P से क्या हो जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। और O से क्या हो जाएगा? 1% कंपनीज। ठीक है। एक बार एक्सेप्शन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। बैंकिंग कंपनीज एग्जम्प्ट है। सर कौन सी बैंकिंग? इन्होंने तो केवल बैंकिंग बोला है, सारी की सारी बैंकिंग कंपनीज एग्जम्प्ट है। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, सर सारी इंश्योरेंस कंपनी एग्जम्प्ट है। क्या मतलब सर? फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी भी एग्जम्प्ट है, हाँ। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, हाँ। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हाँ। आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हाँ। इंश्योरेंस कंपनी बोला है, मान के चलेंगी सारी इंश्योरेंस कंपनी को एग्जम्प्ट किया गया है। राइट। फिर थर्ड में क्या लिखा है? कंपनीज लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जाम्प्ट करा है। फिर 1% कंपनीज को भी एग्जाम्प्ट करा है। ठीक है। ये तो छोटी मोटी कंपनी है, इनको क्या कारो लगाना यार, है ना। सबसे मेन है 5th नंबर का पॉइंट, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एग्जाम्प्ट किया गया है। कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एग्जाम्प्ट करा है? तो सर इनका कहना है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो प्रूफ कर दे कि वो अभी हर तरीके से छोटी है, तो उसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। हर तरीके से छोटी है मतलब ये चारों कंडीशन, ये ऑल 4 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेंगी।
ये चारों तरीके से आप छोटे होगे तो हम मान लेंगे कि आप छोटे हो और हम आपको एग्जम्प्ट कर देंगे। इसी पर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन तभी दी गई है जब ना तो वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है और ना ही वो होल्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पब्लिक कंपनी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन ना हो, केवल उसको छोड़ा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो, अगर आप पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो या पब्लिक कंपनी की होल्डिंग हो, तो फिर आप छोटे कैसे हुए यार? सोचो, आपके अंडर में पब्लिक कंपनी है तो फिर आप छोटे कैसे हुए? और अगर आपके ऊपर मतलब आप सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी के, तो फिर आप छोटे कैसे हुए? बड़ों का हाथ है ना आपके ऊपर। तो ऐसा आप सोच सकते हो, है ना। तो पब्लिक कंपनी से होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा 3 और कंडीशन है जो पूरी करनी है, ठीक है। आपकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ तक चलेगा, 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो, सबके बीच में एंड लगा है, ध्यान देना है ना। अगर आपकी टोटल बोरोविंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ से ज्यादा हुई तो भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, 1 करोड़ तक चलेगा। तीसरी बात, अगर आपकी टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3, अगर आपकी टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 10 करोड़ तक है तो चलेगा, 10 करोड़ से ऊपर गई तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सर थोड़ा याद करा दो ना सर। देखो, 1 और 1 कितना होता है? 11 होता है, लेकिन अपन मान रहे हैं 10। आपकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी टोटल बोरोविंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपकी टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सर यहां तक चलेगा क्या? हाँ, यहां तक चलेगा। 1 करोड़ तक बोरोविंग चलेगी, 1 करोड़ तक पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस चलेगा और 1 करोड़ तक आपका टोटल रेवेन्यू भी चलेगा। इससे ऊपर गया तो दिक्कत होगी, है ना। सर और बताओ ना सर, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ध्यान दो, आप पेड अप कैपिटल लिखा है तो पेड अप कैपिटल में कौन सी शेयर कैपिटल आएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी। सर रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, क्या सारे रिजर्व आएंगे? सारे रिजर्व आएंगे, कंफ्यूजन ही नहीं है। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आएगा? हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो कंफ्यूजन ही खत्म है ना, ठीक है। सर अगर P&L का माइनस बैलेंस दिया है तो क्या होगा? तो सर जो भी आपका पॉजिटिव रिजर्व इन सरप्लस है उसमें से जो P&L का माइनस बैलेंस है उसको लेस कर देना, एडजस्ट हो जाएगा वो। तो जो नेट रिजर्व इन सरप्लस बनेगा उसको आपको काउंट करना है। इन्हीं पर क्वेश्चन बने हैं आज तक, ठीक है। फिर सर टोटल बोरोविंग में क्या ध्यान रखना है? टोटल बोरोविंग में पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि केवल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बोरोविंग को ही काउंट करना है। इसका मतलब अगर आपने किसी और से उधार लिया है तो वो काउंट होगा क्या? नहीं, वो काउंट नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस पॉइंट को कैसे पढ़ते हैं? टोटल बोरोविंग, ऐसे नहीं बोलना, टोटल बोरोविंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे बोलना है आपको। हाँ सर, हम समझ गए। एक और बात, ये बोरोविंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई कंपनी है, उसने 2 करोड़ का लोन लिया था, 2 करोड़ की बोरोविंग ली थी, और मान लो ड्यूरिंग द ईयर उसने 1.5 करोड़ रुपए चुका दिए, तो ईयर एंड पर कितने बचे होंगे? 50 लाख। क्या इस कंपनी पर कारू लगेगा? यस, कारू लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ क्रॉस हो चुका है, ठीक है। फिर सर टोटल रेवेन्यू में क्या हो सकता है? टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। हाँ, अदर इनकम को भी ऐड करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम दोनों मिलाकर आपका 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 करोड़ तक होगा तो चलेगा। इसमें वो रेवेन्यू भी आती है जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से, वो भी काउंट हो जाएगी, ठीक है सर। एक और बात है, क्वेश्चन पता है कैसे आया एग्जाम में? उसने बोला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है, और फिर दुनिया भर की कंडीशन बताया, पेड अप कैपिटल इतना है, बोरोविंग इतना है, दुनिया भर का सब बता रहा है। कोई मतलब है क्या? अरे नहीं है मतलब। क्यों भाई? अगर आपका पब्लिक कंपनी से होल्डिंग या सब्सिडरी का रिलेशन है ना, तो कोई भी कंडीशन आप आपको बचा नहीं सकती, पहली ही बार में आप डिस्क्वालीफाई हो गए। एकदम क्लियर है क्या ये? हाँ सर। तो ये जो बातें हैं ये किस पर थी? एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। एक बार ये देख लो आप, स्मॉल कंपनी बताए, स्मॉल कंपनी क्या होता है? तो सर जिसकी पहली बात तो ये पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, पहली बात तो पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। अब साथ में 2 कंडीशन, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब सर? 4 करोड़ तक हुआ तो चलेगा? हाँ, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर आपका 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन पूरी करनी है तो आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगे। ये तो आपने लॉ में भी पढ़ा होगा। हाँ सर, फिर से बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लस टर्नओवर भी 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके से प्रूफ करो, पेड अप शेयर कैपिटल से भी और टर्नओवर से भी, कि तुम अभी छोटे हो। 440, ठीक है। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट किस पर नहीं लगता है? होल्डिंग और सब्सिडरीज पर नहीं लगता है,
सेक्शन 8 कंपनीज कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती हैं, और कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है उसको कभी स्मॉल कंपनी नहीं बोलते हैं, ऐसा भी आपने लॉ में पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि इन पर कोई प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया। अब हम आ जाते हैं पैरा नंबर 3 ऑफ कारू 2020 और उसके क्लॉज नंबर 1 की हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सर फिक्स असेट से। ठीक है, फिक्स असेट में क्या है सर, सबसे पहली बात ध्यान देना। अच्छा, ये पॉइंट 4 5 से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, है ना, ये गलती से लिखा हुआ है, या 1 2 3 क्या बोलूँ, ABCD सबसे अच्छा रहेगा, ABCD ऐसे ही लिखा है कारो में, है ना। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए हैं ऑफ फिक्स असेट, क्या कंपनी ने फिक्स असेट के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। सर फिक्स असेट में क्या सर, चाहे वो PPE हो, चाहे वो इंटेंजिबल असेट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, चाहे इंटेंजिबल असेट हो, दोनों ही फिक्स असेट है। तो क्या कंपनी ने फिक्स असेट के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। सर रिकॉर्ड्स में क्या सर, हर चीज, हर डिटेल, सारी डिटेल आपको फिक्स असेट की मेंटेन करना है, चाहे वो क्वांटिटी से रिलेटेड हो और चाहे वो सिचुएशन मतलब लोकेशन कहां पर असेट रखी हुई है उसका भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। दूसरे पॉइंट में, क्या मैनेजमेंट ने PPE का फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल किया है या नहीं किया है। रीजनेबल इंटरवल पर मैनेजमेंट को PPE का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। सर केवल PPE लिखा है, इंटेंजिबल नहीं लिखा है, अरे इंटेंजिबल असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वो दिखती है क्या। ठीक है, सो PPE का फिजिकल वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल किया है या नहीं किया है। अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, देखो क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई गई, क्या कोई बड़ी कमी मिली, ठीक है, तो क्या उसको प्रॉपरली डील किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब राइट ऑफ कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट से यार, और क्या है। बुक्स में लिखा था कि ये फिक्स असेट 10 करोड़ की है, आपने देखा उसकी कंडीशन के हिसाब से तो उसकी वैल्यू 5 करोड़ ही बची है, या वो फिक्स असेट खत्म ही हो चुकी है, तो उसको राइट ऑफ करो बुक्स ऑफ अकाउंट से, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है या नहीं है। ध्यान देना, ये वाली बात केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही लिखी है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो टेबल बनाकर देनी पड़ेगी। आपको पता है ये फर्स्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया, बहुत पसंद है ICI को, है ना। तो अगर सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है तो आपको एक टेबल बनाकर देनी पड़ेगी, जिसमें आपको कितनी डिटेल्स देनी है, 1 2 3 4 5 और 6। पहली डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंपनी की है और कंपनी के नाम पर नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, किसके नाम पर है, ठीक है, फिर जिसके नाम पर है क्या वो प्रमोटर, डायरेक्टर या उनके रिलेटिव या एम्प्लॉई है, ओके, फिर कब से इनके नाम पर है, जिसके नाम पर भी कितने समय से इनके नाम पर चली आ रही है, और क्या रीजन है जो ये प्रॉपर्टी या जो असेट है कंपनी के नाम पर नहीं है, क्या रीजन है। तो ये 6 डिटेल्स आपको देनी है, मोस्ट टाइम पे केवल इतना पोर्शन भी वो 3 नंबर में पूछ सकता है। फिर क्या लिखा है, अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन करा है अपनी PPE का या फिर इंटेंजिबल असेट का या फिर दोनों का, तो क्या ये रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही कराया है। अरे सिंपल है यार, रिवैल्यूएशन कराओ तो ऐसे आलतू फालतू लोगों से मत कराओ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही रिवैल्यूएशन कराना है, और अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि कितना रिवैल्यूएशन करा है, लेकिन ये अमाउंट तभी बताना है जब चेंज 10% या उससे ज्यादा हुआ है। अगर रिवैल्यूएशन 10% या उससे ज्यादा हुआ है तो ही आपको बताना है कि कितने अमाउंट का चेंज हुआ है। फिर क्या लिखा है सर, अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है कंपनी के अगेंस्ट, अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कार्यवाही चल रही है फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, पूछेंगे पता करेंगे, कंपनी क्या तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, चल रही है क्या। अगर ऐसा है, वो अगर मान लो मुझे पता चला कि ऐसा है, तो मैं क्या करूंगा, इफ सो मैं चेक करूंगा क्या कंपनी ने इसकी डिटेल प्रॉपरली डिस्क्लोज की है या नहीं की है। तो बताओ सर क्या क्या है सर, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए हैं, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हुआ है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो उसको क्या प्रॉपरली डील करा गया है, फिर क्या टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है या नहीं है, नहीं है तो वो 6 डिटेल्स आपको देनी है। फिर क्या कंपनी ने रिवैल्यूएशन करा है PPE या फिर इंटेंजिबल एसेट का, अगर करा है तो क्या रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही करा है, रिवैल्यूएशन का अमाउंट भी बताना है आपको कब, अगर चेंज 10% या उससे ज्यादा हुआ है तो। फिर कंपनी के अगेंस्ट क्या बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है क्या, यदि हाँ तो क्या कंपनी ने डिटेल प्रॉपर डिस्क्लोज की है या नहीं की है। आपको पता है मैंने ये जो पूरा टेबल बनाया है ना, इसके नीचे एक छोटू सा टेबल बनाया है, देखो आप, ये देखो
यहां से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। यहां पर थोड़ा थोड़ा लिखा है, आपको पूरा बोल के देखना है। तो मैं पढ़ा पूरे से रहा हूं, पर आप यहां से क्विक रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हो, ये इतना सा पोर्शन देखकर और अपना रिकॉल कर सकते हो, ऐसा है ना। तो वो भी आपको इसके नीचे मिल जाएगा, सारा अरेंजमेंट कर दिया है, बस पढ़ो मालिक। चलो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, इन्वेंट्री। सेकंड क्लॉज क्या है, इन्वेंट्री। क्या बताया है सर इसमें, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है एट रीजनेबल इंटरवल। क्या मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है एट रीजनेबल इंटरवल। ठीक है सर। क्या इस फिजिकल वेरिफिकेशन का कवरेज और प्रोसीजर अप्रोप्रिएट था। मतलब ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी इन्वेंट्री बस का फिजिकल वेरिफिकेशन करा है, कवरेज ही बहुत थोड़ा रखा है। क्या इसमें जो प्रोसीजर लगाई हैं क्या वो सही है, अप्रोप्रिएट है, बढ़िया प्रोसीजर लगाई हैं फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो पहली बात, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करा है एट रीजनेबल इंटरवल। ठीक है। दूसरा, क्या उस फिजिकल वेरिफिकेशन का कवरेज और प्रोसीजर अप्रोप्रिएट था। ठीक है। फिर क्या कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई 10% या उससे ज्यादा। ओहो हो, फिक्स एसेट में लिखा था अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई जाए फिक्स एसेट में, मतलब कोई बड़ी कमी मिले, तो देखो क्या उसको प्रॉपर्ली डील किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वहां ऐसा लिखा था। यहां पर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को डिफाइन कर दिया, मतलब किस डिस्क्रिपेंसी को, किस कमी को 10% या किस कमी को मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मानेंगे। अगर वो कमी 10% या उससे ज्यादा है, तो 10% से कम है तो उस कमी को हम कमी नहीं मानेंगे या उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर इन्वेंट्री में 10% या उससे ज्यादा की कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती तो उसे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी माना जाएगा, और ऐसे केस में ही हमें चेक करना है कि क्या इसको प्रॉपर्ली डील किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में या नहीं किया गया है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू, बोलो यारो। यस सर। बी पॉइंट में क्या लिखा है सर, क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है। क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है करंट असेट को गिरवी रख के, करंट असेट को सिक्योरिटी के रूप में रख के। तो वो तो वैसे ही करंट असेट को गिरवी रखकर ही तो आपको वर्किंग कैपिटल का लोन मिलता है। तो क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट वाला लोन लिया है, क्या गिरवी रख के, करंट असेट को गिरवी रख के। कितने का, 5 करोड़ से ज्यादा का। 5 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ से ज्यादा है, इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़। कंपनी क्या तुमने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन कराई है, वर्किंग कैपिटल लोन लिया है 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा। उसने बोला 5 करोड़ से कम, फिर मैं बात ही खत्म, फिर ये वाला मैटर ही क्लोज हो जाएगा। उसने बोला हाँ लिया है ना, 6 करोड़ का लिया है। तो जैसे ही उसने ये बोला तो अब हमें आगे की बातें बतानी है। ठीक है, तो क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑन द बेसिस ऑफ करंट असेट। अगर ऐसा है तो क्या जो कंपनी क्वार्टरली रिटर्न्स या स्टेटमेंट, क्या होता है जब आप वर्किंग कैपिटल लोन लेते हो ना, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कि आपके पास कितना स्टॉक, कितना डेटर्स रखा हुआ है। तो आपको ये चेक करना है, मतलब एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि कंपनी जो डिटेल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रही है, कंपनी जो डिटेल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रही है क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट के माध्यम से, क्या वो डिटेल अग्री करती है बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल से। अरे कभी कभी ना ये लोग पता है क्या करते हैं कि इनको ना वर्किंग कैपिटल लोन ज़्यादा चाहिए है। तो वर्किंग कैपिटल लोन ज़्यादा कब मिलेगा, जब आप बताओगे कि आपकी करंट असेट ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताओ तो आप बोलो कि हमारे पास करंट असेट ज़्यादा है, जबकि रिकॉर्ड्स में कम दिख रही है। तो ऑडिटर को चेक करना है कि जो आप बैंक और एफआई को बता रहे हो वो डिटेल क्या बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल से मैच होती है या नहीं होती है। ठीक है सर, क्वेश्चन किस पर बनेगा, एक तो 5 करोड़ पर, 5 करोड़ से ज़्यादा अगर लोन लिया है तो ये बात आएगी। दूसरी बात, वर्किंग कैपिटल लोन बैंक और एफआई से ही लिया है। तीसरी बात, आपको चेक क्या करना है कि जो क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल किए हैं आपने बैंक और एफआई के पास, वो बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल से एग्री करते हैं या नहीं करते। बताओ इन्वेंट्री में कितने पॉइंट है, टोटल 2 पॉइंट है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन वाला और एक वर्किंग कैपिटल वाला। एक फिजिकल वेरिफिकेशन वाला, एक वर्किंग कैपिटल वाला। फिजिकल वेरिफिकेशन में 10% वाली बात ध्यान रखना, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। इसके भी एमसीक्यू मैं आपको दे दूंगा, आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लेना तो एकदम इसके जो की पॉइंट्स हैं वो रिकॉल हो जाएंगे। राइट, अब आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, LIGS लोन, गारंटी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, है ना। तो LIGS लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी। ध्यान देना भाई, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का पॉइंट है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मस्त आपको याद हो जाएगा, अभी के अभी समझ में तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। क्या लिखा है सर, अगर कंपनी ने लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या सिक्योरिटी दी है किसी को भी कंपनीज को, फर्म्स को, LLPs को या किसी अदर पार्टी को, तो उस केस में ये पूरा का पूरा क्लॉज अप्लाई होना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अभी सर देखो क्या है, यहां पर लोन देने की बात हो रही है,
मतलब एक तरीके से असेट है ये हमारे लिए। बोरोविंग्स की बात नहीं हो रही, लोन लिया नहीं है, लोन देने की बात हो रही है ना। मैंने बताया था जब तक बोरोविंग ना लिखा हो तब तक आप मान के चलना कि लोन एडवांसेस का मतलब हमने जो असेट, मतलब जो लोन हमने दिया है ना। तो ठीक है, क्या क्या लिखा है सर? ए बी सी डी ई एफ, छः छः आपको सब क्लॉजेस पढ़ने हैं देखा जाए तो, है ना। तो क्या लिखा है सर? वेदर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड LIGS टू एनी अदर एंटिटी, ठीक है। इफ सो इंडिकेट, क्या बताना है सर, क्या बताना है आपको? ध्यान देना बहुत, है ना। देखो, कंपनी जो लोन देती है तो वो या तो अपनों को देगी या बाहर वालों को देगी, या तो अपनों को देगी या बाहर वालों को देगी। तो सुनना ध्यान से, अपनों को मतलब सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। और यहां पर क्या लिखा है? पार्टीज अदर देन सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। मतलब या तो हम एक्सटर्नल पार्टीज को, मतलब जो बिल्कुल पराये हैं, बाहर वाले हैं। मैं तो पराये लिख रहा हूं, पराये लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहां पर लिख दे रहा हूं अपने, ऐसे लिखूंगा तो अच्छा रहेगा ना, राइटिंग भी अच्छी आएगी। अपने और पराये। क्या कंपनी ने लोन दिया है, एडवांस दिया है, किनको? अपनों को या पराओं को, किसी को भी दिया हो, आपको दो चीजें बतानी है। कितनी चीजें बतानी है? दो चीजें। एग्रीगेट अमाउंट कितना दिया है ड्यूरिंग द ईयर, और कितना बैलेंस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो सुनो कैसे बताना है, आप ध्यान देना। आपने अपने लोगों को मतलब अपनी सब्सिडरीज, अपने ज्वाइंट वेंचर, अपने एसोसिएट्स को कितना अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट दिया है टोटल, और कितना आउटस्टैंडिंग है। सिमिलरली आपने बाहर वालों को, पराये लोगों को टोटल कितना एग्रीगेट अमाउंट दिया है और कितना आउटस्टैंडिंग है एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बोलो क्या ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो सर अपन, हाँ ठीक है, अपन आ जाते हैं अब बी वाले क्लॉज पर। ठीक है, तो whether the terms and conditions of the grant of all loans and advances made by the company during the year are not prejudicial to the interest of the company। मतलब क्या है? जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने लोन से एडवांसेस दिए हैं वो कंपनी के हित के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है सर। तीसरे पॉइंट में क्या बोला है? अगर आपने किसी को लोन या एडवांसेस दिया है तो क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बनाया है? क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बनाया है? और क्या उसी के हिसाब से रीपेमेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब रिकवरी, आपने शेड्यूल टेबल बना के तो दे दिया कि सुनो हम आपको 20 लाख का लोन दे रहे हैं, आप हर मंथ इतना इतना प्रिंसिपल चुकाओगे, इतना इंटरेस्ट चुकाओगे, ये तो बना के दे दिया। पहली बात तो ये बनाया कि नहीं बनाया ये चेक करना है। अगर बनाया है तो क्या इसके हिसाब से रीपेमेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है? अगर कभी कोई लोन जो आपने दिया था वो ओवर ड्यू हो जाए, ओवर ड्यू मतलब ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं आया तो ओवर ड्यू हो गया। अगर कभी कोई अमाउंट ओवर ड्यू हो जाता है तो आपको टोटल अमाउंट ओवर ड्यू बताना है, टोटल अमाउंट ओवर ड्यू बताना है, लेकिन केवल कब? अगर वो 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू हो जाए तो। और बताना है कि क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए हैं फॉर इट्स रिकवरी। ठीक है सर। ई में क्या बोला है कि क्या किसी ओवरड्यू लोन को, सेटल करने के लिए, क्या किसी ओवरड्यू लोन को सेटल करने के लिए आपने कोई लोन को रिन्यू करा है, उसके टर्म को एक्सटेंड करा है क्या, या उसको कोई फ्रेश या न्यू लोन दे दिया है उस ओवरड्यू लोन को क्लियर करने के लिए? बताओ यारो, अगर आपने ऐसा कुछ करा है मतलब कहीं ना कहीं यार ये गड़बड़ बात है। सीधी सी बात है, कई बार बैंक क्या होती है जब उसका कोई पैसा रिकवर नहीं होने लगता है तो कई बार ये क्या करते हैं बैंक, मतलब कोई भी कंपनी क्या करने लगते हैं कि यार अब रिकवर तो करना है तो एक काम करते हैं कोई फ्रेश लोन दे देते हैं, शायद ही कस्टमर समझ जाए तो बाद में हमारा पैसा चुका पाए। जो भी है, अगर किसी के ओवरड्यू लोन को एक्सटेंड करा जा रहा है, रिन्यू करा जा रहा है, या न्यू लोन दिया जा रहा है ओवरड्यू लोन को क्लियर करने के लिए या कुछ भी, तो ऐसे केस में ये एक बात तो है कि ये खराब सिचुएशन का इंडिकेशन है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वीक लोन्स दिए हैं आपने, है ना, वीक कस्टमर्स को आपने लोन दिया है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो क्या कंपनी ने किसी ओवरड्यू लोन को सेटल करने के लिए क्या करा है? उन लोन्स को रिन्यू करा है, एक्सटेंड करा है, या न्यू लोन्स दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर? यदि हाँ तो बताओ टोटल कितना अमाउंट है जिसके साथ आपने ऐसा करा है, रिन्यू करा है, एक्सटेंड करा है या फ्रेश लोन दिए हैं? टोटल अमाउंट कितना है और इसका परसेंटेज कितना है टोटल लोन में? कंपनी ने जो टोटल लोन दिए हैं उसमें इसका परसेंटेज कितना है? क्योंकि एक तरीके से खराब पोर्शन हो गया, रिन्यू करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है, मतलब ये लोन खराब पोर्शन वाला लोन हो गया। तो इसका टोटल लोन में कितना परसेंटेज है तो पता चल जाएगा कि टोटल लोन में खराब लोन कितना बांट चुके हैं ये लोग, है ना। ऐसा ध्यान देना। इसमें क्या लिखा है? दिस डज नॉट अप्लाई
टू कंपनीज हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग मनी। इसका मतलब क्या हुआ, ये उन पर अप्लाई नहीं होता है जिनका मेन बिजनेस क्या है, मनी उधार देना ही है। तो आपको पता है ये बात ना इन्होंने केवल ए क्लॉज में लिखी है और किस में लिखी है, ई क्लॉज, ई में लिखी है, मतलब ए और ई वाले सब क्लॉज में लिखी हुई है। समझ रहे हो आप बात को, ए और ई में लिखी हुई है, ए और ई में लिखी है, बाकी कहीं नहीं लिखी। सर ऐसा क्यों, पता नहीं यार ये क्या नौटंकी है, मतलब मुझे तो लगता है कि गलती से हुआ है। ये सब की सब बातें मेरे हिसाब से सब ये सभी में ये लिखा होना था, क्योंकि यार जो नॉर्मली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो तो ये सब करेगा ही, उसका तो मेन काम ही है, तो उस पर थोड़ी ये लगना चाहिए। नॉर्मल कंपनी ये करे तो गड़बड़ है, तो उस केस में ये सब चीज़ें लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने केवल दो ही उसमें लिखा है, एक तो ए में और ई में, केवल ए और ई में ही लिखा है कि ये अप्लाई नहीं होगा जिनका मेन बिजनेस क्या है, लैंडिंग मनी का ही है ना। चलो एफ पर आ जाते हैं, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस रिपेबल ऑन डिमांड। ओहो, डिमांड लोन दे रहे हो, किसी को भी लोन दे दिया, जब मांगेंगे तब दे देना भाई, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से। कोई रीपेमेंट पीरियड नहीं बताया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है। यार तो ऐसा लोन अपन किसको देंगे यार, आपका खुद का पैसा थोड़ी है कि आपने कंपनी का पैसा दे दिया किसी को भी, बोल दिया ठीक है कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आराम से दे देना जब देना हो, जब हमको लगेगा मांग लेंगे, कोई टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, तो गलत है। अगर ऐसा है तो बताओ ऐसा कितना अमाउंट आपने टोटल दिया है, टोटल कितना अमाउंट ऐसा रिपेबल ऑन डिमांड बांट दिया है बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन के स्पेसिफाई करे, और टोटल लोन में इसका परसेंटेज कितना है, टोटल लोन में इसका परसेंटेज कितना है, और संभावना है कि ऐसा लोन आपने अपनों को दिया होगा, तो बताओ कितना अमाउंट, टोटल कितना अमाउंट आपने प्रमोटर और उनके रिलेटेड पार्टी को दिया है। ठीक है, चलो सर एक बार अपन करते हैं इसको रिकॉल। बताओ सर ए से लेकर एफ तक, सबसे पहले बताओ आप, ये पूरा का पूरा थर्ड क्लॉज किसके ऊपर है, LIGS के ऊपर है। ठीक है, अब इसमें 6 बातें हैं। पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने लोन या एडवांस दिया है किसको, अगर आपने लोन या एडवांस दिया है किसको, अपनों को या पराओं को, किसी को भी दिया है भाई, इसमें लिखा था ना, इसमें लिखा था कि आपका मेन बिजनेस लोन देना नहीं है। ठीक है, तो सोचो अगर आपका काम लोन देना था ही नहीं तो आपने लोन दिया ही क्यों, आपका काम लोन देना नहीं था तो आपने लोन दिया ही क्यों, और चलो दे ही दिया है तो अब बतानी पड़ेगी पूरी डिटेल, चाहे अपनों को लोन दिया हो या एडवांस दिया हो, चाहे तुमने किसी और को दिया हो। हमें अब आपसे ये उम्मीद है कि आप पूरी डिटेल उसकी बताएंगे, आपको बतानी पड़ेगी। तो आप बताओ अपनों को, मतलब जो भी है अपनी ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी या एसोसिएट्स, अपनों को आपने टोटल अमाउंट कितना दिया है और अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, और जो बाहर वाले हैं उनको टोटल अमाउंट कितना दिया है और अभी भी कितना बाकी है। बोलो क्या ये क्लियर है? यस सर ये क्लियर है। फिर दूसरे में क्या है, जो भी लोन या एडवांस आपने दिए हैं कहीं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के हित के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। थर्ड में बताया क्या रीपेमेंट शेड्यूल बनाया है या फिर नहीं बनाया है, और अगर रीपेमेंट शेड्यूल बनाया है तो उसके हिसाब से पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर क्या है सर, अगर कोई अमाउंट ओवरड्यू हो गया है, अगर कोई अमाउंट ओवरड्यू हो गया है और 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, उसको ओवरड्यू हुए 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको देखना है कि क्या रीजनेबल स्टेप्स कंपनी ने उठाए हैं फॉर इट्स रिकवरी या नहीं। मतलब सिंपल सी बात है यार, लोन ओवरड्यू हो गए 90 दिन से ज़्यादा हो गए, तो अब तो ये इंश्योर करना पड़ेगा ना कि रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, लिए भी हैं कि नहीं लिए हैं। और लास्ट पॉइंट में क्या है, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट में, कि क्या कंपनी ने कोई लोन रिन्यू करा है। यार एक सेकंड ये गेट में बंद कर दूं क्योंकि तो आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी, और इसको एक सेकंड रुकते हैं अपन, इसको पॉज कर देते। हेलो, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अपन ई पर थे, मैं बोल रहा था कि अगर कोई ओवरड्यू लोन को सेटल करने के लिए आपने उस लोन को रिन्यू करा है या एक्सटेंड करा है या कोई नया लोन दिया है, तो ऐसे केस में आपको बताना है कि कितना अमाउंट है जिसको ऐसा रिन्यू किया गया है, प्लस वो टोटल लोन का कितना परसेंटेज है। और लास्ट पॉइंट में बताया है कि क्या आपने बिना टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करे किसी को लोन दिया है, तो बताओ कितना लोन दिया है, टोटल लोन का वो कितना परसेंटेज है, और ऐसा कितना लोन है जो आपने अपने प्रमोटर से उनके रिलेटेड पार्टीज को दिया है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्लॉज पर, जिसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कभी पूछा भी शायद नहीं गया है। इन केस ऑफ LIGS क्या प्रोविजंस ऑफ 185 और 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर कंप्लाइड विद और नॉट, यदि नहीं तो डिटेल्स आपको देनी है, आपको कुछ भी और समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी ने LIGS दिया है तो क्या प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आर कंप्लाइड विद और नॉट, अगर नहीं तो डिटेल्स दो। 5 से पब्लिक डिपॉजिट, अगर कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करा है, अगर कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करा है
तो क्या उसने आरबीआई के डायरेक्टिव्स कंप्लाई किए हैं? क्या उसने कंपनी एक्ट के सेक्शन 73 से 76 को कंप्लाई किया है? क्या उसने कंपनीज एक्ट के अदर प्रोविजंस को कंप्लाई किया है? ठीक है, यदि नहीं करा है तो बताओ क्या गलती करी है? नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन क्या था? सेक्शन 73 कंप्लाई नहीं करा क्या? 74 कंप्लाई नहीं करा क्या? या फिर आरबीआई के डायरेक्टिव्स कंप्लाई नहीं करे? क्या कंप्लाई नहीं करा वो आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर आया है कंपनी लॉ बोर्ड से या एनसीएलटी से, आरबीआई से या किसी और कोर्ट से, कहीं से भी, किसी ट्रिब्यूनल से, कोई भी ऑर्डर अगर कहीं से आया है पब्लिक डिपॉजिट के रिगार्डिंग, तो क्या आपने उसको भी कंप्लाई करा है या नहीं करा है? किस किस चीज को कंप्लाई करने की बात हो रही है? क्या आपने आरबीआई के डायरेक्टिव्स कंप्लाई करे हैं? क्या आपने सेक्शन 73 से 76 कंप्लाई करे हैं? क्या आपने अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाई करे हैं क्या? और अगर कहीं से कोई ऑर्डर आया है कोर्ट, ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी या सीएलबी से, तो क्या उसको कंप्लाई करा है क्या? ये आपको बताना है। नहीं करा तो बताओ नेचर ऑफ कॉन्टमिशन, मतलब क्या फॉलो आपने नहीं करा। बहुत आसान। अगला है कॉस्ट रिकॉर्ड। 6 में क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या कंपनी को सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने गए हो, क्या उस कंपनी को सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना जरूरी था? अगर हाँ तो क्या कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं और मेंटेन करे हैं या नहीं करे? मेड एंड मेंटेन, बनाना बस जरूरी नहीं है, मेंटेन करना उससे ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है, तो 148 सबसेक्शन 1 में बताया है कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। शायद आई थिंक वो 35 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टोटल टर्नओवर है तो आपको बनाने पड़ते हैं, जो भी है तो वो आप देख लेना। बाकी मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको वहां पर क्या ये सब समझाना नहीं, आपको केवल इतना लिखना है कि क्या कंपनी को सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना रिक्वायर्ड थे, अगर हाँ तो क्या कंपनी ने बनाए हैं और उनको मेंटेन किया है या नहीं किया है। स्टैट्यूटरी ड्यूज 7 क्लॉज 7 में क्या है? स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, क्या लिखा है सर? स्टैट्यूटरी ड्यू को हमने दो पार्ट में बांटा था, एक तो डिस्प्यूटेड और एक अनडिस्प्यूटेड, एक डिस्प्यूटेड और एक अनडिस्प्यूटेड। अगर मान लो कोई ड्यू है जो अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है, तो क्या कंपनी रेगुलर है उसको जमा करने में? भाई अगर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, आपको भी पता है कि आपको पैसा देना है, उनको भी पता है कि आपसे पैसा लेना है उनको, तो जमा करो ना, क्या दिक्कत है ना। सो क्या कंपनी, अच्छा यहाँ लिख दे रहा हूँ अनडिस्प्यूटेड और यहाँ पर कर दे रहा हूँ डिस्प्यूटेड। ठीक है, अगर अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं तो क्या कंपनी रेगुलरली उन्हें जमा कर रही है या नहीं कर रही है? ठीक है, और आगे क्या लिखा? यदि नहीं तो बताओ कितना अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट। सिंपल शब्दों में बोलूं, पहली बात, इन केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू वेदर कंपनी इज रेगुलर एंड डिपॉजिटिंग सच ड्यूज, क्या कंपनी इनको रेगुलरली जमा कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो आपको अमाउंट बताना है कि कितना आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अमाउंट केवल कब बताना है? अगर इसको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं ड्यू हुए तो। बताओ, मतलब ओवर ड्यू हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, सिंपल शब्दों में बताओ, क्या ये क्लियर है? तो आपको आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यू का अमाउंट कब बताना है? जब ये 6 महीने से ज़्यादा ओवर ड्यू हो जाए। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब आप ये क्लॉज लिखेंगे तो आपको ना बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यू के नाम लिख देना है, जैसे कि जीएसटी हो सकता है, पीएफ हो सकता है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, वैट, जो भी है, ऐसे 2, 4 से 10 नाम लिख देना। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा? अगर डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, अगर डिस्प्यूट चल रहा है किसी स्टैट्यूटरी ड्यू को लेकर, तो क्या बताना है सर? क्या लिखा है सर? देन द अमाउंट इन्वॉल्व, कितने अमाउंट के लिए डिस्प्यूट चल रहा है आप, तो आपको ये बताना है, प्लस कौन सी फोरम, कहां पर ये डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहा है, कौन से कोर्ट में, कौन सी फोरम में डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहा है, बोलो। फिर यहां पर क्या लिखा है ब्रैकेट में? अ मियर रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट, मतलब किसी डिपार्टमेंट से आपके पास कोई नोटिस आया है, सो कॉज नोटिस आया है, ऐसा कुछ नोटिस आया है, तो उसको डिमांड थोड़ी माना जाएगा यार, उसको तो डिस्प्यूट थोड़ी माना जाएगा। किसी ने बोला है कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो भाई अभी उस पर डिस्कशन होगा ना, मैं आऊंगा ना कोर्ट में, मैं आऊंगा ना फोरम में, फिर बात होगी कि क्या है। तो डिस्प्यूट केवल कोई रिप्रेजेंटेशन आना, कोई सो कॉज नोटिस आना डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, है ना। ठीक है, फिर क्या है सर? अनरिकॉर्डेड इनकम। अनरिकॉर्डेड इनकम में क्या बताया है कि अगर मान लो आपने कोई इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी थी, कोई ट्रांजेक्शन, कोई इनकम कभी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी थी, उसको अब इस बार आप क्या कर रहे हो? सरेंडर कर रहे हो एज इनकम। इस बार आप क्या कर रहे हो? उसको सरेंडर कर रहे हो एज इनकम। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें चेक करना है कि
क्या इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में या नहीं किया गया है। एक बार रीड कर देता हूं, वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब मेनली इनकम टैक्स एक्ट की ही बात हुई है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई टैक्स असेसमेंट चल रहा था और उसके अंतर्गत आपने कोई इनकम जो पहले डिस्क्लोज नहीं की थी इस बार सरेंडर की है या डिस्क्लोज की है, तो मुझे एज एन ऑडिटर कारू के हिसाब से क्या चेक करना है कि क्या आपने इसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है। बोलो यारो, क्या यहां तक क्लियर है? बहुत आसान है। आप जो नीचे टेबल बनी उससे रिकॉल करोगे, फटफट रिकॉल हो जाएंगे। आप बस ध्यान देना छोटी छोटी चीजों पर, कहाँ 10% है, कहाँ 6 महीने है, क्योंकि इन पर बनेंगे एमसीक्यू। मैं हालांकि इस पर एमसीक्यू भी दे दूंगा तो आपको एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक बात है। चलो बाकी की क्लोज अपन करेंगे सेकंड लेक्चर में। ओके, टाटा बाय बाय।